आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अयोध्या में कल से शुरू होने वाली 14 कोसी परिक्रमा की भी है। दिवाली की छुट्टियों में गुजरात के अंबाजी मंदिर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिवाली की छुट्टियों में यहां दर्शन का रिकॉर्ड बना है। 7 दिन में करीब 8 लाख भक्तों ने यहां दर्शन किए। दिवाली के दौरान अंबाजी मंदिर में भक्तों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती रही। दिवाली पर श्रद्धालुओं ने अंबाजी शक्तिपीठ में भारी मात्रा में दान भी दिया। इस बार मंदिर को लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए नकद दान मिला। नोटों की गिनती करने में ट्रस्ट के लोगों को लगभग पूरे दिन का समय लगा। मंदिर को चढ़ावे में इस बार 400 ग्राम से ज्यादा सोना मिला। चढ़ावे में मिले सोने की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। सोने के सिक्कों के साथ 10 ग्राम सोने के बिस्किट भी चढ़ावे में दिए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी एक बार फिर आस्था के ज्वार में डूबने के लिए तैयार है। अयोध्या में कल तड़के शुरू होने वाली 14 कोसी परिक्रमा की जबरदस्त तैयारी चल रही है। शहर के प्रवेश मार्गों पर भक्तों का जत्था पहुंचने लगा है। आज से ही भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। हर कोई प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होने की लालसा लिए चला आ रहा है। करीब 20 लाख श्रद्धालुओं का अयोध्या में परिक्रमा पथ पर उमड़ने का अनुमान है। परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन कैमरों से निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। पौराणिक मान्यता है कि 14 कोसी परिक्रमा का पुण्य 1000 यज्ञों के फल के समान होता है। इसी आस्था के चलते लाखों श्रद्धालु मुश्किल यात्रा के बावजूद हर साल अयोध्या पहुंचते हैं। मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में आस्था का सैलाब देखा जा सकता है। यहाँ कंद षष्ठी सूर संहारम उत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने भगवान मुरुगन की पूजा कर भव्य जुलूस निकाला। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु मंदिर में उमड़ रहे हैं। तमिलनाडु के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जिन्होंने व्रत रखा है कंद षष्ठी उत्सव के मौके पर मंदिर में इकट्ठा हुए। श्रद्धालु मंदिर परिसर में भक्ति गीत गा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के साथ श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो इसीलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। गांव के गार्ड और कोस्ट गार्ड कर्मियों सहित 4000 पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए। समुद्र तट पर ऊंचे टावर लगाकर और गुप्त कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाई गई। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल बस और ट्रेन सेवाएं भी चलाई गई। अक्टूबर में सैलानियों के लिए खुले सरिस्का बाग अभयारण्य में बहार है। यहाँ पहले दिन से ही पर्यटकों को बाघों की साइटिंग हो रही है। सरिस्का में इस दौरान कल भी विदेशी पर्यटक को बाघिन ST9 की जमकर साइटिंग हुई। बाघिन को सामने देख पर्यटक खुश नजर आए। पर्यटकों ने बाघिन को अपने कैमरे में कैद किया। काफी देर तक बाघिन पर्यटकों के सामने घूमती रही। बाघिन को करीब से निहारने का ये लम्हा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया। सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या और नियमित साइटिंग से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है। बाघों की उपस्थिति सरिस्का के मजबूत वन प्रबंधन और सुरक्षा का पॉजिटिव संकेत मानी जा रही है। इस बार के सीजन में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही सरिस्का में पर्यटकों के लिए सुविधा भी लगातार बढ़ाई जा रही है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संभल कर रहे क्योंकि पब्लिक प्लेस पर थूकने पर लगेगा 1000 का जुर्माना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा क्योंकि यहाँ नई स्वच्छता नियमावली लागू हो गई और शहर को स्वच्छ रखने के लिए अब नगर निगम कड़े उपाय कर रहा है। तो थूकने, कूड़ा फेंकने, पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने, पूजा सामग्री नदियों में डालने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ FIR तक की कार्रवाई होगी। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और साथ में अपने पालतू डॉगी को ले गए हैं तो जान लीजिए कि अगर आपके पालतू डॉगी ने रास्ते पर कहीं पॉटी कर दी तो आपके ऊपर नगर निगम 500 रुपए का जुर्माना लगा देगा। वाराणसी में कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए भी नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं।
जिसमें साफ कहा गया है कि अगर आपने कूड़े को किसी खुले मैदान, गार्डन या खाली पड़े मैदान पर फेंका तो 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा सकता है। वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में गंदगी करना, थूकना, जानवरों का मलमूत्र फेंकना और अपशिष्ट फैलाना, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल गंदगी है उसको भी फैलाने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि इसको लेकर नगर निगम ने कड़े तौर पर नियमावली में बदलाव कर दिया है और 2017 की नियमावली बदलकर 2021 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता अधिनियम 2021 को लागू कर दिया है। इसके तहत अगर पान खाते हुए अगर आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर थूकते ही भी पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ 250 रुपये का जुर्माना का रसीद कटेगा और जितने भी फाइन बुक हैं सबको एक कर दिया गया है। अलग अलग विभागों के जितने भी फाइन बुक थे सबको एक में समाहित कर दिया गया। इस समय वाराणसी के चर्चित एक पान की दुकान पर हम मौजूद हैं और शाम का वक्त हो चला है। तमाम पान खाने वाले लोग यहाँ आते हैं और पान खाने वाले लोगों के साथ एक समस्या होती है कि वे इस बारे में भी थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं कि जब मुंह भर जाता है तो उनको मजबूरी में या इधर उधर थूकना पड़ता है। हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं, तमाम यहाँ के काशीवासी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। स्वच्छ काशी सुंदर काशी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए कड़ाई की गई है। जुर्माना देना पड़ेगा 250 रुपया, कहीं आप पान खाते हुए थूकेंगे। इसको कितना सही मानते हैं? स्वच्छ काशी सुंदर काशी हम लोगों का सपना है और इस नियम के पहले भी जो संस्कारी काशीवासी हैं वो गंगा जी नंगे पैर जाते थे, गंगा जी में कुछ फेंकते नहीं थे। काशी धार्मिक जगह है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा उसको तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। तो हम सहमत हैं इससे। पान खाने वाले से भी निवेदन है, पान तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं भी जगह देख के थूकता था कहाँ थूकना है। बाथरूम में जाता था, कहीं जाता था, कबोर्ड में थूक दिया, कमोड चला दिया, बेसिन में थूका, बेसिन चला दिया। लेकिन ये बड़ा जरूरी है बनारस के लिए कि इसका कड़ाई से अनुपालन हो। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब साफ सफाई को लेकर एक नई नियमावली लागू हो गई है। अब अगर आप बनारस की गलियों में पान थूकते हुए पकड़े गए या गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर कचरा फेंकते हुए पकड़े गए तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि वाराणसी नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। आपके यहाँ पान खाने आते हैं लोग, तो पहले आप लोग क्या कहते हैं इधर उधर थूकने को लेकर? हमारा ये रहता है किसी भी कस्टमर हमारे यहाँ काकी वाकियों को भी हम कहते हैं कि अगर पान के आप शौकीन हैं, पान आप खाइए, उसको नाली में थूकिए। डस्टबिन अगर हर जगह लगा हुआ है, डस्टबिन का प्रयोग कीजिए। इस जो नए नियम है, नियमावली आई है, इसको आप स्वागत कर रहे हैं? अच्छी चीज़, अच्छी तरह का मैं उसका स्वागत करता हूँ कि मतलब जितने भी नियम बन रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। हमारे शहर में अगर ये चीज़ लागू हो रहा है, इसके हमारे प्रदेश में भी हर जगह मतलब जहाँ हर जिले में इसका उपयोग होना चाहिए। हर जगह इसका अनुपालन होना चाहिए। लोगों को खुद जागरूक भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि पान खाने वालों के साथ एक बात ज़रूर हो जाती है कि वे लापरवाही बरत देते हैं। देख सकते हैं बाकायदे यहाँ कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन भी रखा हुआ है और लोग इसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने दो टूक कहा है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई बार बार नियमों को तोड़ेगा और उसके खिलाफ पहले भी जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है तो उसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। नई व्यवस्था में निगम ने 33 पॉइंट्स में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नियम है वो है सड़क पर थूकना। ऐसा करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं राह चलते कूड़ा फेंकने पर भी 1000 रुपए ही जुर्माना देना होगा। नगर निगम वाराणसी में अभी जुर्माने का जो प्राविधान था ये विधि 2017 के अंतर्गत संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन नियमावली 2021 लागू किए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया। इस संबंध में वो विधि तैयार की गई जिसकी आपत्ति प्राप्त करते हुए गजट नोटिफिकेशन कराया गया, शासन से स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसमें कुल 42-43 क्लास हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें जुर्माने का धनराशि वर्णित किया गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के तहत नदियों, शहर के सीवर या फिर कोई भी जलमार्ग में अगर आप पूजन सामग्री डालते हैं तो 750 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सड़क, फुटपाथ या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाते पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माना देना होगा। स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर या फिर किसी ऐतिहासिक इमारत के आसपास गंदगी करने पर 750 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर अपने घर या परिसर में कूड़े को 24 घंटे से ज्यादा रखा तो 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कूड़े कचरे के अलावा शहर में प्लास्टिक भी एक बड़ी समस्या है, जिससे छुटकारा पाने और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए निगम ने कमर कस ली है। ऐसे में प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्मोकोल के इस्तेमाल, उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान निकला मलबा या फिर तोड़ फोड़ में निकला मलबा भी सड़कों या नालियों के किनारे फेंकने पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, जुर्माना आप कितना भी कर दीजिए, जब तक मशीनरी उसका फॉलोअप नहीं लेगी, 100, 200, 500 लोगों को उसके दायरे में नहीं लाएगी रोज, तब शायद ये परवान चढ़े। तो कानून बने हुए हैं, थाने बने हुए हैं, तो क्या चोरी डकैतियाँ नहीं होती हैं? कानून बनाया नगर निगम ने कि भी थूकने वाले भी जुर्माना किया जाएगा, तो 100, 200, 500 लोगों का रोज जुर्माना हो। उनको ये नहीं लगे साहब जबरदस्ती मेरे पे जुर्माना कर रहे हैं, उसकी पिक्चर होगी साहब ये आपने थूका है, जुर्माना दीजिए। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जिनका तंत्र है उसको सक्रिय होना पड़ेगा और तभी काशी स्वच्छ दिखेगी। तभी काशी स्वच्छ दिखेगी। सिर्फ नियम बन जाने से नहीं होता है, बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाया जाना बेहद ज़रूरी है। इसके पहले भी नियम था, पहले की जो नियमावली थी नगर निगम वाराणसी की, वे भी अपने आप में पर्याप्त थी लोगों पर कड़ाई करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, लेकिन बजाय उसके और भी कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों का मानना है कि नियम बन जाने मात्र से ही लोगों को सिखाया समझाया नहीं जा सकता, बल्कि इस पर कड़े एक्शन की भी जरूरत है। नगर निगम ने साफ किया है कि सिर्फ आम नागरिकों ही नहीं, संस्थान और आयोजन स्थल भी इसके दायरे में आएंगे। वहीं अगर कोई स्कूल, अस्पताल, होटल या रेस्टोरेंट कचरा प्रबंधन का उल्लंघन करते पाया गया तो उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि भंडारा या लंगर का आयोजन करने वालों को भी गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें भी 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। लिहाजा अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो नगर निगम के नियमों का पालन करना होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवंबर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना, तो पुष्कर मेले में स्टार बना 35 लाख का भैंसा युवराज। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज अंबाला के आसमान में भारत का गौरव दिखा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी और एक नया कीर्तिमान बनाया। वो करीब 30 मिनट तक राफेल से रोमांचक उड़ान का आनंद लेती रही। उन्होंने आसमान से धरती की झलक देखी और राफेल की ताकत को करीब से महसूस किया। सुबह करीब 9:15 बजे विशेष विमान से द्रौपदी मुर्मू अंबाला पहुंची। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर उन्होंने जिप्सी पर खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। फिर सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में उड़ान भरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। यह एयरपोर्ट जेवर में स्थित है और अब जनता के लिए खुलने भी वाला है। कल से यहां कैलिब्रेशन फ्लाइट की शुरुआत होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद इसका लाइसेंस जारी होगा, जिसके बाद उद्घाटन तिथि तय की जाएगी और माना जा रहा है कि नवंबर में इसका उद्घाटन हो सकता है। इसका संचालन शुरू होते ही दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और उत्तर भारत को नया एविएशन हब मिलेगा। गुजरात के कटक में बिंदासी के वसुंधरा आश्रम की रौनक देखने वाली है, क्योंकि 26 साल बाद इस आश्रम की बेटी सुदनया अपने परिवार के साथ यहाँ पर लौटी है। 2 दशक पहले इसी आश्रम के दरवाजे पर उसे कोई छोड़ गया था, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका के एक कपल ने इसे गोद ले लिया और 26 साल बाद सुदनया इन सब के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रही हैं। आश्रम में सुदनया और उनके पति हर्ष ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई। अपनों के बीच आकर सुदनया की मुस्कान हर किसी का दिल छू गई।
विश्व स्ट्रोक दिवस के मौके पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के आंकड़ों ने एक बड़ा खुलासा किया है। ICMR के अध्ययन में 5 राज्यों के डेटा में लकवा से होने वाली मौतों में सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान के कोटा में दर्ज की गई। ICMR के मुताबिक कोटा में सिर्फ 12.2% मृत्यु दर दर्ज की गई है। ये उपलब्धि कोटा मेडिकल कॉलेज की स्ट्रोक टीम की सक्रियता और बेहतर मॉनिटरिंग को दर्शाती है। दरअसल ICMR का 5 राज्यों में स्ट्रोक पर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। राजस्थान के कोटा, ओडिशा के कटक, असम के कछार, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सेंटर्स में स्ट्रोक मरीजों का आंकलन किया जा रहा है। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर में चल रहे इंटरनेशनल कैटल फेयर में अब तक 5000 से ज्यादा जानवर बिक चुके हैं। वहीं 35 लाख की कीमत वाला भैंसा मेले का आकर्षण बना हुआ है। युवराज नाम का ये भैंसा मुर्रा नस्ल का है और इसका वजन लगभग 800 किलो है। अभी तक इसकी 35 लाख तक की बोली लग चुकी है। अपने लंच में युवराज काजू बादाम खाता है और इसकी एक ब्रीडिंग पर 10,000 का खर्च आता है। ये करीब 3 साल 2 महीने का है और अब तक इसके 35 बच्चे हो चुके हैं। और आइए बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारियों की। आजादी के बाद देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर भव्य समारोह की तैयारी है। यह आयोजन एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा। जिस तरह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड होती है, उसी तर्ज पर इस बार केवड़िया में ये परेड आयोजित की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य परेड के जरिए देश के महान शिल्पकार सरदार पटेल के योगदान को नमन करने का प्रयास है। ये भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना की अद्भुत मिसाल है। ये एकता के रंग हैं, देशभक्ति का संगीत है, आत्मनिर्भर भारत का गान है। आजादी के बाद एक राष्ट्र के तौर पर भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने की भव्य तैयारी चल रही है। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल की 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा है, जिसके जरिए सरदार पटेल के असाधारण नेतृत्व और राष्ट्र को एकजुट रखने की भावना को नमन करते हैं। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए जमीन से आसमान तक जोर शोर से तैयारी चल रही है। गुजरात में नर्मदा की घाटी में बसे केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छाव में शानदार एकता परेड का रिहर्सल हुआ। शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को होने वाले दिव्य और भव्य कार्यक्रम में पहले से फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की भागीदारी दिखी। उनके साथ डॉग स्क्वाड ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवेंट नंबर 5 रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़ी इस रिहर्सल के दौरान एकता, सद्भाव और देशभक्ति का संदेश दिया। सबसे पहले BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के रणबांकुरे गुजरे। ये पूरी दुनिया में फेमस वो दल है जिसके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। इसके बाद हिमवीर यानी ITBP के जवान की बारी आई, जो बेहद सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़े। वहीं हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाते CRPF बैंड ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी तरह SSB का डॉग स्क्वाड इस परेड में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। इन डॉग्स ने अलग अलग करतब तो दिखाए ही, साथ ही संयम और संतुलन से सीढ़ी से उतरकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। किसी ने पलक झपकते 18 फीट ऊंची दीवार लांघ दी, तो किसी ने आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सियों का पुल पलक झपकते पार कर लिया। मजेदार बात यह है कि सभी डॉग्स भारतीय नस्ल के हैं, जिन्हें देश में ही ट्रेन किया गया। इस भव्य और दिव्य समारोह में देशभक्ति के साथ साथ संस्कृति के रंग भी दिखेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोक कलाकारों ने परफॉर्म किया और अपनी अदाकारी से लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन किया। पारंपरिक वाद्य कलाकारों ने ऐसी तान छेड़ी कि चारों दिशाएं गूंज उठी।
इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसी थीम की तर्ज पर पूरे परिसर को देशभक्ति के रंग में सजाया संवारा गया है। यानी देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के 150वें जन्मोत्सव के जश्न को बेहद खास और यादगार बनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आज 29 अक्टूबर बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते और ताजा विदेशी पूंजी प्रवाह के बीच वैश्विक स्तर पर तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल दिखा। सेंसेक्स 368.97 अंक बढ़कर 84,997.13 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 117.70 अंक बढ़कर 26,053.90 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत नतीजों से पहले सिक्योर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के तौर पर खरीदारी के नए दौर के बीच आज बुधवार को दिल्ली में सोने की कीमत 2,600 रुपए की तेजी के साथ 1,24,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। सोने के साथ चांदी में भी तेज उछाल आया और इसकी कीमत 6,700 रुपए बढ़कर 1,51,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आज बुधवार 29 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 88.21 पर बंद हुआ। ये बढ़त मजबूत घरेलू बाजारों और भारत अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर बनी उम्मीद के चलते हुई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। हालांकि आयातकों की डॉलर मांग और अमेरिकी FOMC बैठक के फैसले से पहले सतर्कता ने रुपए में तेज बढ़त को सीमित कर दिया। 18 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती है गोविंदा सलमान की जोड़ी। तो 4 साल बाद OTT पर सुपरहिट वेब सीरीज फैमिली मैन का तीसरा सीजन रिलीज को तैयार। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर। खबर है कि सलमान और गोविंदा की जोड़ी 18 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर लौट सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और गोविंदा जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में साथ आने वाले हैं। दरअसल दोनों के साथ आने की खबरें हाल ही में तब जोर पकड़ी जब बिग बॉस के सेट पर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहुंची और बातों बातों में सलमान ने इशारा किया कि वे और गोविंदा साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दोनों की फिल्म फिलहाल शुरुआती स्टेज में है और इसका टाइटल तय नहीं हुआ है। कहानी और बाकी डिटेल्स को भी सीक्रेट रखा गया है। 18 साल पहले 2007 में सलमान खान और गोविंदा ने पहली बार पार्टनर फिल्म में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। हर कोई जानता है कि इस समय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म प्रोजेक्ट रामायण है, जिसमें अब अभिनेता विवेक ओबेरॉय की एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि विवेक ओबेरॉय फिल्म में विभीषण का रोल अदा करने वाले हैं, लेकिन वो इससे भी ज्यादा चर्चा में है इस फिल्म की फीस को लेकर। दरअसल विवेक ने ऐलान किया है कि वो इस फिल्म से अपनी फीस नहीं लेंगे, बल्कि अपनी पूरी फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए डोनेट करेंगे। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के सामने ये पेशकश भी रख दी है। फिल्म रामायण का पहला पार्ट 2026 में दिवाली पर और दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। पंद्रह साल बाद अक्षय और डायरेक्टर अनीस बज्मी की फिर वापसी हो रही है। दोनों नई फैमिली कॉमेडी फिल्म में काम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अनीस बज्मी ने एक फैमिली कॉमेडी मूवी के लिए हाथ मिलाया है। ये एक फ्रेश फैमिली कॉमेडी मूवी होगी। फिलहाल ये मूवी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस मूवी को अगले साल फरवरी में शुरू कर देंगे। अक्षय कुमार की कास्टिंग के बाद इस मूवी के लिए मेकर्स फीमेल लीड की तलाश में लगे हुए हैं। फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं किया गया है। चंदू चैंपियन के बाद कबीर खान एक और स्पोर्ट्स फिल्म बनाने जा रहे हैं। खबर है कि इसमें भी कार्तिक आर्यन ही लीड होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर होगी। ये बड़ी स्केल पर बनने वाली फिल्म बताई जा रही है, क्योंकि कार्तिक 1 नवंबर से नाग जिला की शूटिंग करेंगे, इसलिए कबीर अपनी फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले साल करेंगे।
4 साल बाद मनोज वाजपेयी की मच अवेटेड वेब सीरीज फैमिली मैन का 3rd सीजन आने वाला है, जिसमें वो एक नए मिशन पर नजर आएंगे। यानी मनोज वाजपेयी बतौर अंडरकवर एजेंट श्रीकांत तिवारी के रूप में अपनी टीम के साथ फिर से दस्तक देने आ रहे हैं, वो भी एक एक्शन पैक सीरीज के साथ। सीरीज के क्रिएटर्स राज और डीके के मुताबिक इस बार कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक होगी। इस बार एक्शन ज्यादा दमदार होगा, साथ ही कहानी और भी टाइट होगी। ये वेब सीरीज अगले महीने 21 नवंबर को OTT पर रिलीज होगी। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची की आवाज का जादू देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मधुर आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। वीडियो में बच्ची की क्यूटनेस देख लोग इस वीडियो को लूप में लगाकर रख रहे हैं। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। एक पिता जो बोल नहीं सकता, उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है। ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ। वो जीविकोपार्जन के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता है और नन्ही बेटी अपने मूक पिता की आवाज बनकर साथ खड़ी रहती है और उनके व्यवसाय में उनका साथ देती है। वीडियो में बेटी अपने पिता से सांकेतिक भाषा में बात करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। उनका सड़क किनारे घर की सजावट का एक छोटा सा स्टॉल है। बेटी पिता को समझा रही है कि कस्टमर कुछ सामान कम कीमत में चाह रहे हैं, वहीं पिता अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि वो उन्हें इतने कम दाम पर नहीं दे सकते। कुछ तस्वीरें सुकून देती हैं और कुछ संदेश भी देती हैं। ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, बहुत छोटी है मगर समझती है दूसरों का दर्द। भीग तो खुद भी रही है बारिश में, लेकिन खुद से ज्यादा इन नन्ही पपी की फिक्र है इन्हें। देखिए कैसे बारिश से बचाने की कोशिश की जा रही है। छोटी बच्ची जिस मासूमियत से पपी की मदद करने की कोशिश कर रही है, वो लोगों से वो पिंजरे की कैद से मुक्त हो जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर अपने पिंजरे से अपनी पूंछ बाहर निकालता है और दूसरे बंदर को इशारों ही इशारों में पकड़ने के लिए भी कहता है। दूसरा बंदर पिंजरे में बंद बंदर की पूंछ को पकड़ लेता है। दूसरे बंदर की पूंछ पकड़ते ही पहला बंदर अपनी पूंछ को अपनी तरफ खींच लेता है, बंदर के पिंजरे को अपने पास ले जाता है। फिर वो उस बंदर के पिंजरे के दरवाजे की चटकनी को अपने हाथों से खोल देता है, जिससे पिंजरा खुल जाता है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की। दिल्ली समेत तमाम जगहों पर बसे लाखों लोग हर साल घूमने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग हिल स्टेशन पर जाते हैं। कई लोग तो सफर के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड जाने वाली गाड़ियों पर एक नया टैक्स लगेगा। उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों से ग्रीन टैक्स लेने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक दिसंबर से दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि टैक्स की दरें वाहन के आधार पर अलग अलग रहेंगी। छोटी प्राइवेट गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स 80 रुपए तय किया गया है, जबकि छोटे मालवाहक वाहनों पर 250 रुपए टैक्स लगेगा। बसों के लिए टैक्स की दर 140 रुपए होगी, जबकि ट्रक के वजह से के हिसाब से टैक्स 120 रुपए से 700 रुपए तक होगा। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स लगाने का कदम राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करो और देहरादून, मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे हिल स्टेशन की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना है। उत्तराखंड सरकार इस टैक्स को वसूलने के लिए एक ऑटोमेटेड डिजिटल टैक्स सिस्टम शुरू करने जा रही है। यह सिस्टम ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन
कैमरों की मदद से काम करेगा। राज्य के 37 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर ये स्पेशल कैमरे लगाए जाएंगे जो कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन करेंगे। इसके बाद ये हाईटेक सिस्टम फास्टैग के जरिए खुद ब खुद टैक्स की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिससे कि टोल बूथ पर रुकने या फिर मैनुअल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन वाहनों को छूट मिलेगी उनमें 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार का अनुमान है कि इस ग्रीन टैक्स के जरिए हर साल लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों और वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इससे प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की चिंता भी बढ़ी है। इसी वजह से सरकार ने ग्रीन टैक्स लागू करने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए, जैसे टूरिस्ट हम लोग आ रहे हैं वहाँ से, अब हमें मसूरी आने के लिए इतने टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो हमारे पॉकेट में भी कितना बर्डन पड़ रहा है। जैसे हम लोग आएंगे तो रुकेंगे भी 1-2 दिन, और उसमें ही हम लोग इतने सारे टैक्सेस वगैरह देखिए आ ही रहे हैं मसूरी, तो फिर हमारी मतलब बजट जो हम लोग एक घर से बना के लाए हैं फिर वो तो बिगड़ ही रहा है। मैंने एक पहले नीचे कोई टोल था वहाँ पे दिया है, फिर हम लोग ऊपर आए हैं, फिर यहाँ पे बैरियर में दिया है। मतलब टैक्सेस टोल पे तो अलग पड़ रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा टैक्सेस भी आए हैं यहाँ पे। मसूरी की फैसिलिटीज़ की बात करें तो कितनी फैसिलिटीज़ दिखाई दे रही है आपको? फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द टैक्स तो नहीं अच्छी है वैसे, मतलब जितना टैक्स लिया जा रहा है उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ तो हम एक्सपेक्ट ज़्यादा ही करते हैं इससे, जो अभी फ़िलहाल है इसमें। उत्तराखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? बस सरकार से तो यही है कि थोड़ा टैक्स कम कर दीजिए, या तो टैक्स अगर आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ कर दीजिए, तो यार दोनों में से एक चीज़ मतलब थोड़ा कंट्रोल हो जाए। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बड़ा सराहनीय फैसला है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे बस एक चीज़ देखने वाली है कि जो पैसा ग्रीन सेस के नाम पे लिया जा रहा है, यदि वो ग्रीन सेस के नाम पे एनवायरनमेंट पे इन्वेस्ट हो और यहाँ पे क्लीननेस पे इन्वेस्ट हो, जितना भी एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में इन्वेस्ट हो, तो ही ग्रीन सेस का फ़ायदा है। और मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई पर्यटन को भी नुकसान होगा, कि पर्यटक भी देखिए थोड़ा सा अमाउंट अगर यदि अच्छा पर्यावरण के लिए देने को तैयार है, वो पर्यटक भी ये चाहता है कि देखिए अगर हम वो पैसा दे रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए वो पैसा आ रहा है तो वो सही जगह इस्तेमाल हो जाए, तो लगता है ये टैक्स अच्छा ही होगा। टैक्स तो अपने आप में ही बुरा होता है, चाहे कहीं पे भी लगे। आप पहले ही देखिए ना, पहले ही उत्तराखंड पे कितने ज़्यादा टैक्स है। आपको पर्यटन टैक्स दे रहे हैं, इको शुल्क यहाँ पे दे रहे हैं, पार्किंग के लिए शुल्क दे रहे हैं, तो पर्यटन तो इससे अच्छा है। मुझे लगता है कि मसूरी में बहुत बुरा असर पड़ेगा। जितने पर्यटन क्षेत्र है, इतना ज़्यादा टैक्स लेने के बावजूद भी सरकार यहाँ पे कोई उस तरह की सुविधा तो कोई भी मुहैया नहीं करा रही है। जितना ज़्यादा अधिक से अधिक टैक्स ले रही है। आप बगल के राज्य में देखिए, हिमाचल में, वहाँ पे तो इस तरह का कोई टैक्स नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर यहाँ के पर्यटन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित है। माना जाए तो मेरे ख्याल से तो अभी सही है जो सरकार के माध्यम से हो रहा है, तो इनके लिए तो काफ़ी बेहतर भी है। बहुत से चीज़ें देखा जाए तो इस सरकार ने चेंजिंग ला रही है, लेकिन इसका भी तो नया लिस्ट जारी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये तो अभी सही है। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनके कुछ अलग से रूल निकलेंगे, वो सरकार ने सारी लिस्ट बना रखी है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। मैं इसको सही पहली मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से टूरिस्ट यहाँ पर आती हैं और इतना ज़्यादा रश हो जाता है, इतने ट्रैफिक जैम हो जाता है, और सबसे पहले वो जो गंदगी करते हैं वो लोग उस पर नहीं ध्यान देते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको रोक लगेगी इस चीज़ के लिए। हाँ, ये हमने भी सुना है कि ग्रीन सेस लग रहा है दिसंबर से, और राज्यों में भी लगा हुआ है, तो ये एक अच्छी पहल लग रही है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही यात्री वगैरह बहुत आते हैं और यहाँ की हरियाली के लिए जाना जाता है उत्तराखंड, और पहाड़ों के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। बस एक ही बात मेन है सोचने और समझने वाली, कि अगर उत्तराखंड की प्रगति के लिए और विकास के लिए पैसा खर्च हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब बात मौसम की करते हैं। अक्टूबर जा रहा है और सर्दी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ बरस रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में मैदानों पर नजर आने वाला है। वैसे भी इस बार जबरदस्त सर्दी की भविष्यवाणी है। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली में देवताल तो नवंबर से पहले ही पूरी तरह बर्फ से ढक गई है। इस झील तक पहुंचने वाले रास्ते भी सफेदी की चादर से ढके हुए हैं। हालांकि भारत चीन सीमा तक जाने का ये एकमात्र रास्ता है, जिसके बाद यहां बर्फीली वादियों को चाहने वाले पहुंचने लगे हैं। पहाड़ों से घिरे खूबसूरत झील,
एक ऐसी झील जिसे नीले आसमान का अक्स कहा जाता है। नाम है देवताल झील। 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये झील माणा गांव से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर है। दूर दूर तक ऊंचे पहाड़, ऊपर नीला आसमान और इसके दरमियान ये अद्भुत नीली झील, जिसे देख किसी का भी चेहरा खिल उठता है, होठों पर मुस्कान आ जाती है और लगता है कि जैसे स्वर्ग का एक हिस्सा ये भी है। अक्टूबर में हुई बर्फबारी के बाद ये नजारा और भी दिलकश है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं और उन पहाड़ों के दरमियान देवताल भी बर्फ के आगोश में है। पानी ठंड की वजह से जम चुका है। बर्फ की मोटी परत झील पर जमी है और वहाँ मौजूद सैलानियों के चेहरों पर खुशी की लहर है। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। जितना हसीन नजारा देवताल में है, उतनी ही दिलकश वो सड़क है जो देवताल तक जाती है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। चमोली के ऊपरी इलाकों में बर्फ जमी है तो बद्रीनाथ धाम में भीषण ठंड से सब कुछ जमने लगा है। लेकिन बर्फीली हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है। 25 नवंबर को धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने हैं, लेकिन इन अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब अंतिम चरण में है। ऐसे में जैसे ही बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलता है या फिर सुबह के समय की बात करें या शाम की बात करें, पहाड़ी चोटियां बर्फ से लगदग दिखाई दे रही हैं। ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फ है, वहीं बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड अब देखने को मिल रही है। खासकर सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा ठंड बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही है, जब बर्फीली हवाएं और यहाँ पे पानी पूरी तरह से ठंड में जम रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी भी 1 महीने के लगभग शेष रह गई है। ऐसे में कहीं न कहीं जो तीर्थयात्री हैं, आने वाले हैं, उनको ठंड से 2-4 होना पड़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में दिन में कभी धूप तो कभी छांव का दौर चल रहा है। दोपहर में गुनगुनी धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन सुबह, शाम और रात के समय हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हालांकि कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति का जज्बा बरकरार है। प्रकृति की गोद में बसे इस धाम की सब सुंदरता भी भक्तों को आकर्षित कर रही है। कमल नयन, सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। आज ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला लंदन के श्री स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। वो मंदिर 30वीं सालगिरह के मौके पर पहुंचे थे। स्वामीनारायण मंदिर में पहले चार्ल्स और कैमिला का पारंपरिक स्वागत हुआ। मंदिर के पुजारियों ने दोनों का स्वागत गुलाब और कार्नेशन की मालाओं से किया। पुजारियों ने उनकी कलाइयों पर पवित्र धागा भी बांधा। किंग और क्वीन मंदिर में एक अभिषेक अनुष्ठान और हिंदू स्नान के धार्मिक समारोह का हिस्सा बने। दंपति ने मंदिर की सामाजिक पहलों पर चर्चा किया और स्वामीनारायण समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर और पेरिस में बनने वाले भावी BAPS मंदिर के एक मॉडल को भी देखा। चार्ल्स और कैमिला ने सभी को दिवाली की बिलेटेड विशेस भी दी। ये चौथी बार है जब किंग चार्ल्स स्वामीनारायण मंदिर में आए। इससे पहले वो 1996 और 2001 में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में, फिर 2009 में कैमिला के साथ मंदिर में आए थे। और चलिए अब आपको एक ऐसी इमोशनल स्टोरी दिखाते हैं जिसे आप जिंदगी का चमत्कार भी कह सकते हैं। ये कहानी ओडिशा के कटक की है, जहां एक बेटी 26 साल बाद अपनों के बीच लौटी। ये लौटना इसलिए अहम था क्योंकि ये वापसी उस आश्रम में थी जहां एक बेटी को कोई लावारिस हाल में छोड़ गया था। नम आंखें, शानदार सजावट, नाच गाना और फूलों से आंगन का श्रृंगार। ये पल 26 साल के इंतजार के बाद आया है। लंबे इंतजार के बाद घड़ी हर्षोल्लास और उत्सव की आई है। ये रौनक पिंडासी के वसुंधरा आश्रम की है। क्योंकि 26 साल बाद इस आश्रम की बेटी सुधन्या अपने परिवार के साथ यहाँ लौटी है। 2 दशक पहले इसी आश्रम के दरवाजे पर जिस बच्ची को छोड़ दिया गया हो,
किसे पता था कि कुछ ही समय बाद इस बच्ची की किस्मत के सितारे चमकेंगे और अमेरिका का एक कपल इसे गोद लेगा। Story is my parents 26 years ago, they adopted me, brought me to the US, and they also introduced me to a Korean brother that they also adopted, and my parents' biological child, my older sister. They've been the best parents growing up, supporting anything and everything I wanted to do. लेकिन इस आश्रम की यादें सुधन्या के दिल में अब तक बसी है। यही वजह है कि परदेश में रहने वाली सुधन्या उन लोगों के बीच अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रही है, जहां से उनका जीवन शुरू हुआ था। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सुधन्या और उनके पति हर्ष ने शादी की पहली सालगिरह मनाई। वसुंधरा आश्रम में मौजूद हर किसी का दिल खुशी से भर आया और जब सुधन्या पर बिखरी मुस्कान नजर आई। I am so happy right now, especially with expecting our child of our own. Getting to come back and see where I came from, where I had initially started my life is very wonderful to see. रीति रिवाज, उत्सव का माहौल और सुधन्या की खुशी, ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की कृपा हो तो हालात कैसे भी हो, आखिर में सब सही हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी की भी कर लेते हैं, जिनका इंतजार 4 सालों से आप कर रहे थे। मनोज वाजपेयी की मच अवेटेड वेब सीरीज फैमिली मैन का 3rd सीजन आने वाला है, जिसमें वो एक नए मिशन पर नजर आएंगे। नाम श्रीकांत तिवारी, पेशा अंडरकवर एजेंट। और हमारे प्यारे तिवारी जी, चार साल से सिर्फ एक ही चीज पे लगे हैं। OTT की दुनिया का ये ऐसा किरदार है जो सुपरहिट वेब सीरीज फैमिली मैन के जरिए हर घर में अपनी जगह बना चुका है। और अब 4 साल बाद इस सीरीज के 3रे सीजन के साथ वापस आ रहा है श्रीकांत, जिसका ऐलान एक मजेदार वीडियो के जरिए शो की लीड एक्ट्रेस प्रिया मणि ने किया। 4 साल में इतना कुछ हुआ है। धृति अब कॉलेज पहुंच गई है, अथर ने बैले पकड़ लिया है, थैंक गॉड फाइनली कुछ तो अच्छा किया उसने। और हमारे प्यारे तिवारी जी, चार साल से सिर्फ एक ही चीज पे लगे हैं। जी हाँ, 21 नवंबर को सीरीज के 3रे पार्ट के साथ एक बार फिर जेके तलपड़े के साथ श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी एक नई गुत्थी सुलझाते नजर आएंगे। सीरीज के क्रिएटर्स राज और डीके के मुताबिक इस बार कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक होगी। इस बार एक्शन ज्यादा दमदार होगा, साथ ही कहानी और भी टाइट होगी। सुन लो, ये क्या है? इस बार श्रीकांत तिवारी के सामने 2 नए दुश्मन रुकमा और मीरा होंगे। रुकमा का किरदार निभाएंगे जयदीप अहलावत, तो वहीं मीरा के रोल में निमृत कौर नजर आएंगी। इसके अलावा इस बार अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुलपनाग भी नजर आएंगी। काय माहिती? इस सीरीज का पहला सीजन 2019 में आया था, जिसमें मनोज वाजपेयी अपने साथी जेके तलपड़े के साथ एक संभावित आतंकवादी हमले की जांच करते नजर आए थे। इसके बाद 2021 में आए दूसरे सीजन में श्रीकांत और उनकी टीम श्रीलंका के एक तमिल टाइगर्स प्रेरित सैनिक ग्रुप के खिलाफ एक मिशन पर निकलते हैं। इस सीजन में सामंता प्रभु ने अहम किरदार निभाया था और अब 4 साल के इंतजार के बाद श्रीकांत तिवारी एक बार फिर तैयार हैं नए मिशन पर निकलने के लिए। यार तिवारी, यार मिशन पे आए हम लोग। 4 साल से तेरा आ सुन रहा हूँ। ये क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो कि दिवाली पर रिलीज हुई और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। जी हाँ, इस बार दिवाली पर आयुष्मान खुराना की थामा और हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई थी। लेकिन अब दोनों फिल्मों का क्या हाल है, ये आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो देखिए ये रिपोर्ट। बॉक्स ऑफिस पर एक दीवाने की ऐसी दीवानियत छाई है कि हर कोई हैरान है। दिवाली के मौके पर लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत सिनेमा घरों में भरपूर भीड़ जुटा रही है और थामा जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है। इस दिवाली पर बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी टक्कर दो फिल्मों के दरमियान थी। एक तरफ थी आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा, दूसरी तरफ हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत। शुरुआत में थामा को दर्शकों का प्यार मिला, लेकिन एक दीवाने की दीवानियत की शुरुआत स्लो रही। लेकिन दिवाली के बाद फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि महज 6 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाई के साथ अपने बजट से दोगुनी कमाई कर सबको चौंका दिया। सेक्निल की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म का एक हफ्ते में बिजनेस 58 करोड़ रुपए तक का हुआ है, जबकि मूवी का बजट महज 30 करोड़ रुपए था। फिल्म ने इंडिया में अभी तक 45 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जबकि ओवरसीज मार्केट में करीब 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। हालांकि फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन सिर्फ 9 करोड़ था। ये फिल्म हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हालांकि एक दीवाने की दीवानियत की टक्कर थामा से थी, जो लगातार एक से बढ़कर एक हिट्स डिलीवर कर रहे हॉरर यूनिवर्स की एक और फिल्म है। थामा को 145 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म ने अब तक 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। दिवाली इफेक्ट खत्म होने के बाद वर्किंग डेज में भी फिल्म दमदार बनी हुई है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 102 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर लिया है। वहीं मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। थामा ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ के साथ अपना खाता खोला था। हालांकि दिवाली के बाद पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली थी और फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही कमाए थे। फिल्म की कमाई की रफ्तार को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि ये दूसरे वीकेंड तक अपना बजट पूरा वसूलने के करीब पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरह से एक दीवाने की दीवानियत को लगातार ऑडियंस मिल रही है, उससे आने वाले समय में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोहित शर्मा पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बने तो 150 छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। वो आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 38 साल 182 दिन की उम्र में मुंबई के ओपनर ने 2 पायदान की छलांग लगाकर भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए पहली बार अपने करियर में ये टॉप स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में 781 रेटिंग पॉइंट के साथ रोहित पहले स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म दिखाने के बाद रोहित ने यह मुकाम पाया है। कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने 2 छक्के जड़ते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने अपने टी20 करियर में 150 छक्के पूरे किए और एक खास लिस्ट में सबसे आगे निकल गए। सूर्य कुमार यादव ने 150 छक्के लगाकर एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जो इससे पहले दुनिया के सिर्फ 4 खिलाड़ी ही कर सके थे। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने किया था, लेकिन सूर्या ने पारियों के मामले में रोहित को पीछे छोड़ दिया है। रोहित ने ये मुकाम 111 पारियों में हासिल किया था, जबकि सूर्य कुमार ने सिर्फ 86 पारियों में ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे वो भारत के लिए सबसे तेज 150 टी20 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। कैनबरा में बार बार हो रही बारिश की वजह से 2 बार खेल रोकना पड़ा। आखिरी बार जब खेल रोका गया तब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में यानी 9.4 ओवर में 1 विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे। शुभमन गिल 37 और कप्तान सूर्य कुमार यादव 39 रन पर नाबाद रहे।
अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नाथन एलिस ने टिम डेविड के हाथों कैच कराया। कल होने वाले महिला विश्व कप सेमीफाइनल 2 से पहले भारत को गुड न्यूज मिली है। आईसीसी ने विश्व कप के बाकी मैचों के लिए प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल फॉर्म में चल रही सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। फील्डिंग करते वक्त प्रतिका के घुटने और टखने में चोट लग गई थी और अब प्रतिका की जगह शेफाली वर्मा को वर्ल्ड कप में खेलने की मंजूरी मिल गई है। शेफाली को ओपनिंग करने का अनुभव है। वो स्मृति मंधाना के साथ कई मुकाबलों में ओपनिंग कर चुकी है। जम्मू कश्मीर इन दिनों मैराथन की तैयारियों में जुटा है। कश्मीर मैराथन के दूसरे सीजन से पहले अखनूर में बीएसएफ ने गाखरियाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर मैराथन आयोजित की। इस मैराथन की खास बात ये रही कि इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मैराथन के दूसरे सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसकी जर्सी और दूसरे सामान का अनावरण कर दिया है। कश्मीर मैराथन का आयोजन 2 नवंबर को डल झील के किनारे होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।